ओके स्टूडेंट, तो आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट का नेक्स्ट लेक्चर देख रहे हैं। तो इसमें मैं एचसी वर्मा का कुछ एग्जांपल ले रहा हूँ। तो इलेक्ट्रोस्टैट में सॉल्व एग्जांपल में पेज नंबर 114 में आवाज आ रहा है? ओके, तो पेज नंबर 114 में क्वेश्चन नंबर 2 है। उसमें 2 चार्ज पार्टिकल है और Q1 का वैल्यू है 8 × 10⁻⁻6 और Q2 का वैल्यू है -2 × 10⁻⁻6। क्वेश्चन है कि वेयर शुड द थर्ड चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड सो दैट थर्ड चार्ज और एक Q1 Q2 फिक्स्ड है। करेक्ट। तो फिक्स्ड का कल हम लोग इतना सारा बात किए हैं कि फिक्स्ड का मतलब होता है तो उसको क्लैंप कर दिए हैं। तो थर्ड चार्ज पार्टिकल को कहाँ पे प्लेस करें सो दैट थर्ड चार्ज पार्टिकल पे नेट फोर्स क्या हो जाए? 0। ओके, तो अब इस सिचुएशन को आप लोग कैसे सॉल्व कीजिएगा? थर्ड चार्ज पार्टिकल, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना रहता तो मेरे माइंड में सबसे पहला क्यूरियोसिटी रहता कि वो थर्ड चार्ज पार्टिकल का नेचर क्या होगा। आई डोंट नो कि आप लोग क्या सोचते हैं, बट मेरे माइंड में सबसे पहले आता कि ओके थर्ड चार्ज पार्टिकल है तो थर्ड चार्ज पार्टिकल का क्या नेचर होना चाहिए। आप लोग के भी माइंड में आना चाहिए कि थर्ड चार्ज पार्टिकल का कैरेक्टर क्या रहेगा, वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल रहेगा या नेगेटिव चार्ज पार्टिकल रहेगा। और देखिए ये भी बिल्कुल टाइप क्वेश्चन है। अच्छा, आप लोग को एक क्यूब का क्वेश्चन दिए थे, सॉल्व किए थे? आंसर कितना आया था? खैर उसका आंसर हम लोग लास्ट में देख लेंगे, मेरा सॉल्व किया हुआ है तो मैं देख लूंगा। ओके, तो इस क्वेश्चन के लिए मैं पहला केस लेता हूं। देखिए यहां पे जो भी एचसी वर्मा का एग्जांपल लेंगे, जो मैं अपना थ्योरी के टाइम पे लूंगा, इसका मतलब है कि मैं वहां पे उस थ्योरी पढ़ा रहा हूं। लेकिन आप लोग का जो डाउट रहेगा तो वो समझिए कि डिस्कशन क्लास हो गया, लेकिन अभी दिस इज अ पार्ट ऑफ द लेक्चर। तो इसमें मैं फर्स्ट केस ये सोचता हूं कि शायद मेरा थर्ड चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल रहा होगा। अगर थर्ड चार्ज पार्टिकल मेरा लेट अस सपोज मेरा स्मॉल चार्ज पार्टिकल है क्यों, लेकिन इसमें ये नहीं बोला गया है कि वो थर्ड चार्ज पार्टिकल का मैग्नीट्यूड क्या है, बस बोला गया कि थर्ड चार्ज पार्टिकल को प्लेस करना है। करेक्ट। तो थर्ड चार्ज पार्टिकल को अगर हम लोग पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मानते हैं तो एक Q1 है, एक Q2 है, और Q1 का तो आप देख ही रहे हैं कि एक Q1 पॉजिटिव है और Q2 क्या है? निगेटिव है। और जो आप लिए हैं वो मेरा चार्ज पार्टिकल क्या है? वो मेरा चार्ज पार्टिकल है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। ठीक है। तो इस पॉजिटिव और सपोज कीजिए कि ये मेरा कोई एक्सिस रहा होगा, एक्स एक्सिस। तो अगर थर्ड चार्ज पार्टिकल Q है और उसको अगर यहां पे रखते हैं, करेक्ट, तो यहां देखिए, तो अगर Q को यहां रखते हैं तो इस Q पे और इस Q1 का आपके पास मैग्नीट्यूड है। देखिए क्वेश्चन बहुत छोटा है लेकिन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बोलिए इस Q1, इस स्मॉल Q पे एक Q1 कौन सा फोर्स लगाएगा, अट्रैक्शन का या रिपल्सन का? रिपल्सन का। तो ए हो गया फोर्स ऑन Q ड्यू टू Q1 और ए हो गया फोर्स ऑफ रिपल्सन। एक Q2 क्या लगाएगा? अट्रैक्शन का। लेकिन इस Q पे अट्रैक्शन और रिपल्सन में किसका वैल्यू ज्यादा होगा? अट्रैक्शन का ज्यादा होगा या रिपल्सन का ज्यादा होगा? तो देखिए एक्चुअल में हुआ क्या, नहीं, इसका मैग्नीट्यूड भी ज्यादा है, इस फोर्स का, इस चार्ज का अमाउंट भी ज़्यादा है और डिस्टेंस भी इसका कम है। करेक्ट। और इस चार्ज का मैग्नीट्यूड भी कम है
और डिस्टेंस भी ज़्यादा हो गया। तो लॉजिक क्या हो गया कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि रिपल्सन का फोर्स ज़्यादा रहेगा, शायद आपको भी यही लगेगा और निकाल कर देख लीजिएगा। तो रिपल्सन का फोर्स ज़्यादा रहेगा और अट्रैक्शन का फोर्स कम रहेगा, हाँ या ना? करेक्ट। तो क्या है यहाँ पे इस थर्ड चार्ज पार्टिकल जो आप पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल लिए हैं, तो इस थर्ड चार्ज पार्टिकल पे अगर इस Q1 Q2 के बीच में न रख के अगर लेफ्ट में रखे तो क्या यहाँ पे नेट फोर्स 0 होने का पॉसिबिलिटी है? यहाँ पे नेट फोर्स 0 होने का पॉसिबिलिटी नहीं है। करेक्ट। इसका मतलब है कि Q1 के लेफ्ट में हम लोग को इस थर्ड चार्ज पार्टिकल, जिसको आप पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल माने हैं, मैं नेगेटिव चार्ज पार्टिकल भी मान लूंगा, डोंट वरी। तो इसका मतलब है कि इस थर्ड चार्ज पार्टिकल, आप देखिए एच.सी. वर्मा का पहले ही बार बार मैं बोल रहा हूँ कि एक तो आंसर ऐसा भी आ सकता है, बट वो क्वेश्चन बहुत समझ के सेट करते हैं, तो उस क्वेश्चन में इस बात को छोड़ दिए, बस थर्ड चार्ज पार्टिकल बोल दिए, तो बाकी कुछ आपको छोड़ दिए कि थर्ड चार्ज पार्टिकल को आप क्या मानते हैं, पॉजिटिव मानते हैं या निगेटिव मानते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ ले लिया कि थर्ड चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है, आप उसका उल्टा भी ले सकते हैं, पॉजिटिव मान के सॉल्व कर सकते हैं। करेक्ट। एनीवे, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे अगर इस स्मॉल q को Q1 के लेफ्ट में रखते हैं तो नेट फोर्स 0 नहीं होगा। अब इसके बीच में रखकर देखते हैं, अब बीच में रखने बीच में का मतलब ये नहीं कि है बिल्कुल मिडिल में, तो Q1 Q2, अब थर्ड केस में Q1 Q2 के बीच से पहले एक और केस लेते हैं, यहां पे रखते हैं। करेक्ट। तो अगर Q को यहां रखते हैं तो अब यहां देखिए, अगर Q को यहां रखते हैं तो Q2 इस पे क्या लगाएगा? फर्स्ट अट्रैक्शन, और Q1 क्या लगाएगा? रिपल्सन। बट लॉजिक इज दैट, ये मेरा लॉजिक ये हुआ कि यहां पे Q1 का Q से डिस्टेंस और Q2 का Q से डिस्टेंस, करेक्ट। तो Q1 का मैं अमाउंट ऑफ चार्ज तो ज्यादा है, बट डिस्टेंस भी तो ज्यादा हो गया, हाँ या ना? तो डिस्टेंस ज्यादा होने के वजह से इट माइट भी ऐसा हो सकता है कि फोर्स ऑफ रिपल्सन इस पे कम हो। करेक्ट। क्योंकि डिस्टेंस तो नीचे रहेगा ना, डिनोमिनेटर में रहेगा। तो एक्चुअल में मुझे ऐसा फील हो रहा है कि फोर्स ऑन Q ड्यू टू Q2 इट इज काइंड ऑफ अट्रैक्शन, और फोर्स ऑन Q ड्यू टू Q1 इट इज काइंड ऑफ रिपल्सन। तो ड्यू टू डिस्टेंस फैक्टर, यहां देखिएगा सब लोग, ड्यू टू डिस्टेंस फैक्टर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि शायद इस केस में फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होने का चांस है और डायरेक्शन जस्ट अपोजिट, हाँ या ना? क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो डिस्टेंस भी ज़्यादा है, बट इसका मैग्नीट्यूड अगर चार्ज का कम है, मैग्नीट्यूड मतलब इसका मॉडुलस लेने के बाद, तो डिस्टेंस भी कम हो गया। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है, आप लोग भी देख लीजिएगा, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे शायद ऐसा एक पॉसिबिलिटी है कि इसका वैल्यू शायद सेम हो सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की सर, यहाँ पे अब केस फर्स्ट में मैं 3 केस डिवाइड किया, ए बी, जिस ए में मैं स्मॉल q को इसके लेफ्ट में रखा, बी में स्मॉल q को राइट में रखा, अब एक और केस लेते हैं। मान लेते हैं कि Q1 है और Q2 है, करेक्ट, और Q आप पॉजिटिव लिए थे। सपोज इसके किसी बीच में रखते हैं। यहां देखिएगा सब लोग, कितने लोग ज्वाइन किए हुए हैं? बाकी 5 गायब हो गए। अरे 5 ऐसे लोग हैं जो व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, मुझे एक क्वेश्चन समझ में नहीं आया, और एच.सी. वर्मा का फोटो खींच के भेजेंगे।
तो उनको ये नहीं पता है कि मतलब टीचर जब एफर्ट लगा रहा है तो उनको साथ में ज्वाइन कर लेना चाहिए। यहाँ पे अगर पूछेंगे तो मैं डायरेक्टली रिप्लाई करूँगा। अरे टीचर जब एफर्ट लगा रहा था आपको भी साथ में चलना पड़ेगा। क्या लगता है? आप जितना काम कर रहे हैं उसका 10 टाइम्स हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग का भी यहाँ पे ये पकड़ लिया है और आँख पकड़ लिया है, मतलब इतना दर्द करते रहता है। एडिट करना है, मतलब 3 बार एडिट करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है यू कट में, फिर एडिट करना पड़ता है, फिर डालना पड़ता है, फिर पीडीएफ बनाना पड़ता है। तो सारा काम दैट्स वाई कि ये टफ टाइम, मैं बार बार बोलता हूँ टफ टाइम है, बट इसमें सब लोग को एक साथ आना पड़ेगा। अब आप मुझे व्हाट्सएप पे एचसी वर्मा का फोटो खींच के भेज दीजिएगा, तो व्हाट्सएप पे मैं सोल्यूशन करके भेज दूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा, या यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा? कहाँ पे आपका सॉल्यूशन ज़्यादा होगा? व्हाट्सएप पे कैसे बोल सकते हैं? एनीवे, अब यहां देखिए, सपोज कीजिए कि एक केस फर्स्ट का थर्ड सिचुएशन लेते हैं जिसमें स्मॉल क्यू चार्ज पार्टिकल को Q1 Q2 के बीच में रखेंगे, तो ये जो Q1 है वो Q पे क्या करेगा? रिपल्सन, करेक्ट? और एक Q2 क्या करेगा? अट्रैक्शन। तो आप खुद बताइए कि बिटवीन Q1 एंड Q2 किसी भी पॉइंट पे, Q1 से Q2 के बीच में किसी भी पॉइंट पे इस पे नेट फोर्स 0 होने का चांस है? तो कितना बढ़िया हो गया। तो एक्चुअली मैं चाहता हूं स्टूडेंट आप लोग से कि जैसे मैं चीज़ों को, सिचुएशन को एनालाइज करता हूं, तो खैर ये नहीं बोलूंगा, मेरा हम लोग पढ़ाते पढ़ाते ठीक हो गया, बट एक्चुअल में जब क्वेश्चन मिलता है तो आप दूसरों से 1% अलग सोचिए। दूसरा क्या लगेगा कि एक चार्ज पार्टिकल ले लेगा, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, मैं जैसे ही थर्ड चार्ज पार्टिकल आया तो थर्ड चार्ज पार्टिकल में एचसी वर्मा आपको ये नहीं ना बोल दिए कि हाँ पॉजिटिव है नेगेटिव है। तो आपको क्या चाहिए था कि दोनों सिचुएशन को लेकर सोचना, करेक्ट? तो हम लोग फर्स्ट सिचुएशन क्या लिए? देखिए मैं क्या करता हूँ, कोई भी एक प्रॉब्लम लेता हूँ तो उसी में सब कुछ अपना दिमाग लगाता हूँ कि इसमें क्या क्या हो सकता था। तो वैसे ही एक मैं बहुत सिंपल सा क्वेश्चन ले लिया, तो बार बार बोलते हैं कि एचसी वर्मा का बनाने का 2 तरीका है, विदाउट कॉन्सेप्ट, विथ कॉन्सेप्ट। बिना कॉन्सेप्ट का भी बना लीजिएगा, हिट एंड ट्रायल, बट लॉजिक लगाकर भी बनाइएगा। तो लॉजिक लगा के बनाइएगा तो आपका फिजिक्स का कुछ और लेवल चला जाएगा। तो यहाँ पे एक्चुअल में, तो यहाँ पे अगर Q पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो Q पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, तो मैं आपके पास 3 सिचुएशन लिया, उसमें से कौन सा सिचुएशन हम लोग को सूट कर रहा है जहां पे नेट फोर्स 0 होने का चांस है? फर्स्ट सी। देखिए इसको क्यों रिजेक्ट कर दिए? क्योंकि इसमें कभी भी रिपल्सन का फोर्स से अट्रैक्शन का फोर्स ज्यादा नहीं होगा, हाँ या ना? क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड भी ज्यादा है और डिस्टेंस भी कम रहेगा, तो रिपल्सन ऑलवेज ज्यादा रहेगा, करेक्ट? अब इसमें कभी भी रिपल्सन और अट्रैक्शन का डायरेक्शन अलग रहेगा? नहीं रहेगा। तो अब ले देकर हम लोग, इसका मतलब ए मेरा सिचुएशन रिजेक्ट हो गया, ए मेरा सिचुएशन रिजेक्ट हो गया, तो कौन सा सिचुएशन सिलेक्ट हुआ? बी सिलेक्ट हो गया, करेक्ट? तो ये मैं कोई क्वेश्चन नंबर 2 जो लिया हूं, तो मैं ऐसा नहीं कि क्वेश्चन यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन कर रहे हैं कि हाँ देखिए इतना सारा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। मैं एक क्वेश्चन नंबर 2 लिया हूं आपका दिमाग डेवलप करने के लिए कि एक्चुअली चीज़ों को कैसे, इस टाइप ऑफ क्वेश्चन आएगा तो आप कैसे सॉल्व कीजिएगा। तो अब हम लोग आते हैं सिचुएशन बी पे। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस तो 20 सेंटीमीटर दिया हुआ था, करेक्ट? तो इस डिस्टेंस को डिस्टेंस बोल रहे हैं, करेक्ट? तो देखिए डिस्टेंस बोला तो मैंने क्या ले लिया? मॉडुलस ऑफ एक्स। तो इस डिस्टेंस को मैं मॉडुलस ऑफ एक्स ले लेते हैं। तो अब बताइए
इसके कारण अट्रैक्शन और इसके कारण रिपल्सन, तो दोनों का मैग्नीट्यूड के लिए तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, फोर्स ऑन क्यू ड्यू टू Q1 का मैग्नीट्यूड इक्वल टू फोर्स ऑन क्यू ड्यू टू Q2 का मैग्नीट्यूड। और अगर सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, K Q Q1 और डिवाइडेड बाई वहां से वहां तक का डिस्टेंस कितना, इक्वल टू K Q Q2 मॉडल्स ले रहे हैं, मैग्नीट्यूड का बात किए हैं, डायरेक्शन तो मुझे पता ही चल गया है कि अट्रैक्शन का रहेगा। क्या बोले, देखिए एक्चुअल में यहाँ पे 20 सेंटीमीटर अगर ले रहे हैं तो इस बात का मुझे भी ख्याल है कि मीटर में लेना चाहिए अगर ऐसा सिस्टम में काम करेंगे, यही आपका कंफ्यूजन है ना। तो आंसर भी सेंटीमीटर में आ जाएगा, उसके पीछे वजह रहेगा कि डायमेंशनली K से K कैंसिल हो जाएगा और कूलम स्क्वायर से कूलम स्क्वायर, तो एक्चुअली हम लोग का आंसर किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर में। इसलिए अगर आप यहाँ पे 20 × 10⁻⁻² भी करते हैं तो आंसर पे कोई फर्क नहीं आएगा, इसलिए मैं यहाँ पे सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में ही मान रहा हूँ। या कह सकते हैं कि यहाँ पे इसको L मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, 20 सेंटीमीटर के जगह पे यहाँ Q1 Q2 के बीच में अगर डिस्टेंस L मान लेते तभी तो L के टर्म में आंसर आता। दैट्स वाई यहाँ पे 20 सेंटीमीटर को अभी मैं मीटर में कन्वर्ट नहीं किया हूँ। एनीवे, तो एक Q से एक Q कैंसिल हो गया, K से K कैंसिल हो गया, तो क्या लिखिएगा, मॉडुलस ऑफ x डिवाइडेड बाई 20 प्लस मॉडुलस ऑफ x, ऐसा कर सकते हैं, का स्क्वायर इक्वल टू Q2 बाई Q1। और देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ Q2 बाई मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 का वैल्यू कितना आता है, देखिए तो फर्स्ट, जल्दी से हम लोग मुझे बताइए, Q1 Q2 का वैल्यू तो आपके सामने है ना, कितना आता है, Q2 का वैल्यू था -2 और Q1 का वैल्यू था 8, तो Q2 बाई Q1 का कितना हो जाएगा, 1/4। तो बताइए मॉडुलस ऑफ x डिवाइड बाई 20 प्लस मॉडुलस ऑफ x का वैल्यू कितना हो जाएगा, गलत, +-1/2। ये स्क्वायर है तो इसका रूट लेंगे, बाई स्क्वायर के इक्वल टू 4, तो बाई इक्वल टू क्या 2 बोलेंगे, या +-2 भी हो सकता है, बाई स्क्वायर इक्वल टू 4, देन y इक्वल टू व्हाट, ओनली 2 या +-2, दैट्स व्हाई दिस होल का स्क्वायर इक्वल टू 1/4, देन दिस इक्वल टू क्या बोलेंगे, ओनली हाफ या +-हाफ, बाद में हो सकता है -हाफ को रिजेक्ट कर दें। तो यहां पे क्या लिखेंगे, +-हाफ। तो मेरे पास यहां पे 2 वैल्यू है, तो 2 वैल्यू तो पहले एक वैल्यू को लेके चलते हैं, मॉडुलस ऑफ x डिवाइड बाई 20 प्लस मॉडुलस ऑफ x इक्वल टू हाफ। तो यहां से अगर मॉडुलस ऑफ x का वैल्यू निकालते हैं तो कितना आएगा, 2 मॉडुलस ऑफ x इक्वल टू 20 प्लस मॉडुलस ऑफ x, देन मॉडुलस ऑफ x इक्वल टू कितना, 20 सेंटीमीटर, करेक्ट। और अगर माइनस लेते हैं तो मॉडुलस ऑफ x डिवाइड बाई 20 प्लस मॉडुलस ऑफ x इक्वल टू -हाफ, देन व्हाट, तब हो जाएगा -2 मॉडुलस ऑफ x, 2 मॉडुलस ऑफ x इक्वल टू -20 और माइनस मॉडुलस ऑफ x, देन 3 मॉडुलस ऑफ x इक्वल टू -20। ये कभी पॉसिबल है, बोलिए,
ए पॉजिटिव क्वांटिटी है और इधर निगेटिव क्वांटिटी है, पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब है कि हम लोग का जो डिस्टेंस लिए थे वो कितना सेंटीमीटर आना चाहिए, 20 सेंटीमीटर। और कहां पे आना चाहिए, राइट में। किसके राइट में, Q2 के राइट में आना चाहिए। और आप थर्ड चार्ज पार्टी लोग क्या माने थे, पॉजिटिव माने थे। तो यहां तक समझ में आ गया सबको। अभी एक वन ऑफ द केस और बचा हुआ है क्या, ओके। आप लोग को इलेक्ट्रोस्टैट का लेक्चर 3rd में शायद कल अपलोड कर दिया था, मिला था क्या, और कल जो इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ाए हैं उसका आज मिलेगा, और आज जो पढ़ा रहे हैं शायद कल मिलेगा, ठीक है। आज मैं फिर से एक फ़ोन खरीदा हूँ एडिट करने के लिए सिर्फ। अभी यही आप लोग तो देखे हो ना कि मैं कौन सा मोबाइल यूज़ करता था और कहाँ से कहाँ पहुँच गए। चलिए अब सेकेंड केस है। देखिए सिखाने के लिए एक ही प्रॉब्लम, सीखने के लिए 10 प्रॉब्लम ही काफ़ी होता है। 10 प्रॉब्लम में अगर आपका दिमाग डेवलप हो गया, फॉर एग्जांपल कि कल अगर मैं कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी पढ़ा रहा था मान लीजिए, तो कुछ एग्जांपल लिए, बट मेरा काम क्या होता है, कुछ एग्जांपल से आपका दिमाग को खोल देना, डेवलप कर देना। बाकी लड़ना तो आपको है, एग्ज़ाम तो आपको देना है। आपको तो मैं बहुत एग्जांपल देता हूँ, हम लोग का टीचर तो कुछ एग्जांपल देते, बाकी बोलते कि खुद सॉल्व करो, क्योंकि खुद से जब तक सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आपका, मेरा दिमाग डेवलप हो गया, आपका डेवलप ही नहीं हुआ। तो एग्जाम में तो आपको बैठना है। तो अगर Q को निगेटिव मानते हैं तो यहाँ पे Q1 और यहाँ पे Q2, और Q1 का वैल्यू कितना था और Q2 का, करेक्ट। और Q को अगर निगेटिव मानते हैं और इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, 20 सेंटीमीटर। तो अब देखिए, अब इसमें भी 3 केस, कौन कौन सा, इसके लेफ्ट में रखेंगे, इसके बीच में कहीं पे रखेंगे, बीच का मतलब नहीं कि मिडिल, समवेयर बिटवीन Q1 एंड Q2, और इसके राइट में कहीं रखेंगे, ठीक है। तो अगर इस Q1 के लेफ्ट में रखते हैं तो Q1 के लेफ्ट में रखते हैं तो यहां पे इस Q, स्मॉल Q पे Q1 कौन सा फोर्स लगाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और अट्रैक्शन, करेक्ट, और अट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड ज्यादा रहेगा क्योंकि इसका अमाउंट ऑफ चार्ज भी ज्यादा है, डिस्टेंस भी कम हो गया। और कूलम्स लॉ क्या बोलता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इसका अमाउंट ऑफ चार्ज भी ज्यादा है और डिस्टेंस भी कम है। तो अभी ये हो गया फोर्स ऑन Q ड्यू टू Q1 अट्रैक्शन का, और ये क्या करेगा, रिपल्सन का। बट यहां जो रिपल्सन का होगा तो रिपल्सन का फोर्स कम रहेगा ना, हाँ या ना, क्योंकि रिपल्सन का फोर्स कम इसलिए रहेगा क्योंकि इसका अमाउंट ऑफ चार्ज भी कम है और डिस्टेंस भी ज्यादा हो गया। तो क्या आपको लगता है कि इस पे फोर्स ऑन Q ड्यू टू Q2, तो देखिए कितना स्मार्टली एच क्वेश्चन सेट करते हैं कि बाकी चीज आप सोच लीजिए, थर्ड चार्ज पार्टिकल बोल के वो बच के निकल गए नहीं। तो एक्चुअल में कि अब बताइए यहाँ पे कौन सा फोर्स ज्यादा है, अट्रैक्शन का फोर्स ज्यादा है, रिपल्सन कम है। तो यहाँ पे कहीं भी इसके लेफ्ट में कहीं भी इस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स जिन्हें होने का चांस है, मुझे तो नहीं लगता है, आपको क्या लगता है, नहीं होगा, नहीं होगा। ओके, अब नेक्स्ट केस कि सर इसके बीच में कहीं भी ले लीजिए, तो ठीक है ले लेते हैं यहाँ पे Q, ये इस पे क्या लगाएगा, इस स्मॉल Q पे Q1 क्या लगाएगा, अट्रैक्शन, और ए क्या लगाएगा,
आपको लगता है Q1 Q2 के बीच में कहीं भी स्मॉल क्यू पे नेट फोर्स कभी भी जीरो होगा? होगा? तो अब यहां देखिए Q2 के राइट में कहीं पे अगर Q को लेते हैं, ये क्या करेगा? फोर्स ऑन Q ड्यू टू Q2 रिपल्सन, करेक्ट, और फोर्स ऑन Q ड्यू टू Q1 अट्रैक्शन। तो एक्चुअल में Q1 का मैग्नीट्यूड ज्यादा है और थोड़ा डिस्टेंस भी ज़्यादा है, तो मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, डिस्टेंस ज़्यादा है, तो इट माइट, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद एक कंपनसेट करेगा। मैंने Q1 का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो न्यूमरेटर में जाएगा, डिस्टेंस ज़्यादा है डिनोमिनेटर में आएगा। तो इस तरीके से अब Q2 का मैग्नीट्यूड भी कम है लेकिन तब डिस्टेंस भी तो कम है। तो इस तरीके से मुझे जो इंट्यूशन लग रहा है कि शायद समवेयर इन राइट विथ रेस्पेक्ट टू Q2 नेट फोर्स जीरो हो सकता है, हाँ या ना? यस। तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो बताइए स्मॉल q को पॉजिटिव लिए थे या निगेटिव लिए थे? दोनों केस में नेट फोर्स जीरो होने का चांस कहां बना? Q2 के राइट में। तो ये दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन। समझ में आ गया? तो ये था मेरा HC वर्मा का एक, देखिए क्वेश्चन बहुत छोटा था बट मुझे लगा था कि ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है जहाँ पे मैं कुछ आपको सिखा सकता हूँ। तो आज के बाद इस टाइप का क्वेश्चन अगर मिलेगा तो जैसे मैं सोचा कि थर्ड चार्ज पार्टिकल, तो मेरा आपसे सजेशन है कि लर्निंग प्रोसेस में, एग्जाम में नहीं, लर्निंग प्रोसेस में घर पे आप दोनों, जब तक नहीं बोला जाए कि थर्ड चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव और नेगेटिव, तो खुद से आप दोनों लेके सॉल्व कीजिए। थोड़ा टाइम 2 मिनट ज़्यादा लगेगा बट आपका डेप्थ में नॉलेज हो जाएगा। ओके, अदरवाइज हो सकता है इट माइट भी ऐसा भी तो हो सकता है कि पॉजिटिव लिए तो कहीं और नेट फोर्स जीरो आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है तो कहीं और नेट फोर्स जीरो आता है। हो सकता है आपको 2 आंसर मिल जाए, करेक्ट? ओके, अब पेज नंबर 121 एक्सरसाइज का इलेक्ट्रोस्टैट का क्वेश्चन नंबर 20। इस क्वेश्चन में है कि 10 पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल आर केप्ट फिक्स्ड on the x axis at point x equal to 10 centimeter, x equal to 20 centimeter, x equal to 30 centimeter and so on, and x equal to 100 centimeter, correct? और the first particle has a charge, यहाँ पे जो पार्टिकल है 1 × 10⁻⁻8, यहाँ पे जो है उसका अमाउंट है 8 × 10⁻⁸, यहाँ पे जो है 27 × 10⁻8 एंड सो ऑन। और यहाँ पे जो था उसका वैल्यू था x इक्वल टू, जहाँ पे 100 हुआ 100 सेंटीमीटर, वो है 1000 × 10⁻⁸ कूलम।
क्वेश्चन है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन 1 कूलम चार्ज प्लेस्ड एट द ओरिजिन। क्वेश्चन है कि अगर ओरिजिन पे 1 कूलम का चार्ज प्लेस्ड कर दिया जाए तो इस 1 कूलम पे नेट फोर्स क्या होगा। करेक्ट। तो अब देखिए आपके पास कितना चार्ज पार्टिकल है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन। इसका मतलब हाउ मेनी चार्ज पार्टिकल, 10 चार्ज पार्टिकल, 10 है ना। अच्छा, और ए भी पॉजिटिव, ए भी पॉजिटिव, ए भी पॉजिटिव, ए भी पॉजिटिव एंड ए भी पॉजिटिव। तो सारा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इस 1 कूलम पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा या फोर्स ऑफ रिपल्सन लगाएगा, क्या लगाएगा। ऑब्वियसली रिपल्सन। तो रिपल्सन लगाएगा तो सबके वजह से डायरेक्शन डिफरेंट रहेगा या सेम रहेगा, सेम रहेगा। तो क्या हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि नेट फोर्स इक्वल टू फोर्स ऑन दिस, इसका नाम स्मॉल क्यू देते हैं, फोर्स ऑन क्यू ड्यू टू 1, फोर्स ऑन क्यू ड्यू टू 2, फोर्स ऑन क्यू ड्यू टू 3 एंड सो ऑन, फोर्स ऑन क्यू ड्यू टू 10। और इन सब का फोर्स ऑन क्यू ड्यू टू 1 का मैग्नीट्यूड और सबका डायरेक्शन डिफरेंट रहेगा या सेम रहेगा। फोर्स ऑन क्यू ड्यू टू 2 डायरेक्शन किधर रहेगा, टुवार्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस, माइनस आई। तो हम लोग माइनस आई को बाहर ले लेते हैं। तो माइनस आई को अगर आप बाहर ले लेते हैं तो नेट फोर्स इक्वल टू हो जाएगा के, बाद में वैल्यू पुट कर लेंगे, Q1 और Q1 का वैल्यू कितना है 1 इंटू 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाई इसका क्या है स्क्वायर ना, तो 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। प्लस के क्यू, और क्यू का वैल्यू तो 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें क्या फर्क पड़ेगा, बात तो एक ही है। 8 इंटू 10⁻⁻8 और यहां पे क्या हो जाएगा 10⁻² का स्क्वायर, अब प्लस के क्यू 27 इंटू 10⁻8 और कितना हो जाएगा 30 इंटू 10⁻² का स्क्वायर एंड सो ऑन। करेक्ट। और लास्ट क्या हो जाएगा के क्यू इंटू 1000 इंटू 10⁻8 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 10⁻² का स्क्वायर। ये मैं मैग्नीट्यूड लिख रहा था और साथ में क्या ऐड कर देंगे माइनस आई। तो अब इन सब में जो कॉमन है उन सारे कॉमन वैल्यू को बाहर निकाल लीजिए, तो क्या कॉमन है वो मुझे बताइए। और Q का वैल्यू तो 1 है ना, तो Q को इग्नोर भी कर सकते हैं। Q का वैल्यू कितना है 1 कूलम है, सारा वैल्यू मैं एसआई सिस्टम में ले लिया हूं। तो नेट फोर्स इक्वल टू के, और क्या कॉमन ले सकते हैं सब में 10⁻⁻8 कॉमन हो जाएगा, नहीं और क्या कॉमन हो जाएगा -4, सब में 10⁻⁻4 कॉमन हो जाएगा और अंदर में क्या बचेगा 1/100। ठीक है,
हाँ हाँ, 1/100 भी कॉमन ले सकते हैं, 1/100 भी कॉमन ले सकते हैं। तो 1/100 अगर सब में कॉमन ले लिए, ठीक है, वेरी गुड। तो 1/100 कॉमन ले लीजिएगा स्टूडेंट, तो यहाँ पे कितना बचेगा? 1। और यहाँ पे क्या इस टर्म में क्या बचेगा? 2। इस टर्म में बचेगा 1, इस टर्म में क्या बचेगा? फर्स्ट। मुझे लगता है 2 बचना चाहिए, नहीं, चूंकि 2 का स्क्वायर कितना 4 हो जाएगा ना, और ऊपर में 8 है, ठीक है। तो 1 + 2 + 3 + 4 + so on कितना तक? मुझे लगता है ये होना चाहिए। आप बोल रहे थे ये AP है, तो ये 1 से 10 तक आप नहीं जोड़ सकते हैं? ये तो मुझे भी याद है, 10 × 11 / 2, ऐसा ही है क्या? हाँ ना, कुछ नहीं बोल रहे हैं। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? k का वैल्यू होता है 9 × 10⁻⁹ × 10⁻8 और डिवाइड बाय 100 × 10⁻⁴ और इंटू इसका वैल्यू बदलिए फर्स्ट 1 से 10 तक का। एक से 10 तक का सम 11 होता है। या 55 होना चाहिए? दिस इज काइंड ऑफ AP ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। मुझे लगता है 55 होना चाहिए। अरमान आलम, यहां से यहां तक का सम कितना है? चलिए इसका वैल्यू बताइए फर्स्ट। देखिए ये सब बहुत छोटा चीज़ है, AP GP जहाँ सब HP जहाँ पे आएगा ना, तो फटाक से बोलना है। 11th क्लास में पढ़ लिए हैं तो इसमें आप टाइम मत लीजिएगा। इसका आंसर बताइए, इसका कैलकुलेशन करके, और देखिए तो HC बराबर आंसर है उतना। आंसर देखना है HC वर्मा में, आपके पास HC वर्मा का बुक है। एक क्वेश्चन नंबर 20, कितना आंसर बोल रहे थे? तो यही आंसर भी है, आप आंसर देखिए। तो इस टाइप का हो गया ना, तो इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा। तो एक्चुअल में देखिए एक क्वेश्चन जैसे ही था, फर्स्ट टाइम में मुझे क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा था और फर्स्ट टाइम आपको भी अच्छा लगेगा, बट यहाँ पे ऐसा भी समटाइम्स आ सकता है कि ऐसा भी आपको मिलता 1 + 4 + 9 + समथिंग लाइक 16, इसका मतलब GP सीरीज भी हो सकता था, ठीक है ना। यहाँ पे बहुत सिंपल है, AP सीरीज तक रखे, बट इसको क्वेश्चन में GP सीरीज भी किया जा सकता था, करेक्ट। चलिए अब है क्वेश्चन नंबर 21 लेते हैं। 2 चार्ज पार्टिकल, आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल ज्वाइंड बाय, ए है
एच.सी. वर्मा का ही एक्सरसाइज का पेज नंबर 121 और ए डिस्टेंस 1 मीटर, ए क्यू तो ए भी क्यू, फाइंड और ए हॉरिजेंटल फ्रिक्शन लेस हॉरिजेंटल टेबल। तो फ्रिक्शन लेस का कुछ मीनिंग यहाँ पे है क्योंकि आपको फ्रिक्शन का भी एक क्वेश्चन इसमें मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 21 में इस स्ट्रिंग में अगर टेंशन पूछा गया है तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल है तो किसी एक पे हम लोग देख लेते हैं। तो इस चार्ज पार्टिकल पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है? फर्स्ट, जल्दी से बोलिए, कौन कौन सा फोर्स इस चार्ज पार्टिकल पे लगेगा? सब लोग बोलेंगे कौन कौन सा फोर्स? रिपल्सन और टेंशन। कैसे काम चलेगा आप लोग का? चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। आप लोग मतलब जिसका काम नहीं है मतलब उसको इग्नोर कर देना है, क्या बोलना चाहते हैं? तो यही लगा था ना आप लोगों को कि अच्छा मास का तो काम नहीं है, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है कि mg काउंटर बाय नॉर्मल रिएक्शन, बट फ्री बॉडी डायग्राम जब इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में इसी दिन के लिए पढ़ाए थे कि हर एक फोर्स को दिखाइए चाहे काम हो या नहीं हो। करेक्ट? हो सकता है किसी क्वेश्चन में इसी वजह से आपसे क्वेश्चन नहीं बने। मेरे पॉइंट को समझे? चलिए, तो अब इक्विलिब्रियम में है तो अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स एंड राइटवर्ड फोर्स इक्वल टू लेफ्टवर्ड फोर्स। करेक्ट? इसका मतलब हो गया कि टेंशन इक्वल टू व्हाट? एफ का मैग्नीट्यूड। तो क्या यहां पे एफ का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे? के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, और के का वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर क्या था? 9 इंटू 10 टू द पावर 9, और क्यू स्क्वायर तो क्यू कितना है? 2 इंटू 10 टू द पावर -8। बच्चा टाइप का प्रॉब्लम था, सॉल्व कर लीजिए, देखिए तो कितना आता है। तो यही आपका आंसर रहना चाहिए 21 का। देखिए आंसर है, भाई लोग सब लोग एच.सी. वर्मा लेकर बैठे हुए होंगे, पिछले क्लास में बोले थे, और अभी ये भी नहीं बोल सकते कि एच.सी. वर्मा नहीं लेकर आए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 मेरा बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। मतलब 1 से लेकर अगर 22 तक अगर मुझसे पूछते कि सर 1 से 22 तक अगर आपको सॉल्व करना रहता तो मैं सिर्फ एक ही क्वेश्चन मेरे मन लायक था, वो था क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 का ए बी सी एंड डी आप लोग ट्राई कीजिए। 5 मिनट का टाइम देता हूं। तो ओके स्टूडेंट, हम लोग एक क्वेश्चन ले रहे हैं एच.सी. वर्मा का, पेज नंबर 121 है एक्सरसाइज का, और क्वेश्चन नंबर 22 है। इस क्वेश्चन में 2 आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल है जिसके बीच का सेपरेशन दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, लेंथ दिया हुआ है, लेंथ इज ऑल्सो गिवन 50 सेंटीमीटर,
एंड मास एज वेल एज चार्ज। इसका मतलब दिस क्वांटिटीज आर गिवन, ये दिया हुआ है। करेक्ट। क्वेश्चन में पूछा गया है, तो देखिए इस क्वेश्चन का एनी वन स्टूडेंट, आप में से कोई भी ऐसे एक क्वेश्चन मुझे डाउट में भी आया है, कोई स्टूडेंट पूछे हैं, आप में से कौन इस क्वेश्चन को पूछे हैं? हेलो, मेरा ऑडियो बंद कर दिए हैं क्या? नहीं, आवाज आ रहा है। तो आप में से कोई इस क्वेश्चन को पूछे हैं, तो मेरा क्वेश्चन है कि इस क्वेश्चन का सबसे क्रूशियल पॉइंट जो है वो लास्ट लाइन है। लास्ट लाइन को पढ़िए। लास्ट लाइन में क्या बोला गया है? आप लोग सुन पा रहे हो मेरे आवाज को? तो इस क्वेश्चन आप लोग से बना है कस्तूरी साहब। इस क्वेश्चन का लास्ट लाइन है, आंसर आर टू बी ऑब्टेन्ड ओनली फॉर द इंस्टेंट जस्ट आफ्टर द रिलीज। तो सारा क्वेश्चन का इस लास्ट लाइन में की पॉइंट छुपा हुआ है। इस जो ए बी सी डी जो भी आपसे पूछा गया है वो किस मोमेंट के लिए पूछा गया है? जस्ट आफ्टर रिलीज। करेक्ट। देखिए ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन था एक्चुअली, और एक क्वेश्चन हम लोग से बहुत स्मार्टली बन जाएगा क्योंकि हम लोग सर्कुलर मोशन पढ़े हुए हैं। बट पॉइंट टू बी नोटेड, इस क्वेश्चन में ए नहीं बोला गया है कि दिस पार्टिकल एंड दिस पार्टिकल आर इन इक्विलिब्रियम, ये नहीं बोला गया है। बोला ये गया है क्वेश्चन का लैंग्वेज में कि इसको रिलीज कर रहे हैं। इसका मतलब है कि इसको यहाँ से रिलीज कर रहे हैं। नो डाउट इसके जो रिपल्सन है, बट हो सकता है इट माइट भी कि इसका मास ज़्यादा हो, इसके वजह से एक दूसरे के पास आ सकता है, रिपल्सन हो रहा है, बट ड्यू टू हो सकता है mg एक दूसरे के पास आ रहा है। इसलिए क्वेश्चन का लैंग्वेज ये नहीं था कि सिस्टम आर इन इक्विलिब्रियम। क्वेश्चन ये नहीं बोला गया था, बोला गया था कि क्वेश्चन में कि जो भी निकालना है जस्ट आफ्टर रिलीज निकालना है। करेक्ट। यस। तो एक्चुअल में ये बताइए कि इस पे कौन कौन सा फोर्स जिस मोमेंट पे छोड़ रहे हैं, सारा काम उसी मोमेंट के लिए करना है, बाकी मोमेंट के लिए आपको नहीं सोचना है। तो जिस मोमेंट के लिए हम लोग को निकालना है, क्या उस मोमेंट के लिए हम लोग एंगल बता सकते हैं? प्लीज आप लोग हाँ ना बोलते रहिएगा। एंगल निकाल लीजिएगा उस मोमेंट का। यहां से यहां तक d/2 हो जाएगा और लेंथ दिया हुआ तो ये एंगल निकल जाएगा, चाहे साइन थीटा हो या कॉस थीटा हो या टेन थीटा, जो जिसका मुझे रिक्वायरमेंट होगा। करेक्ट। राइट एंगल ट्रायंगल कॉन्सेप्ट है। ये है d/2 और ये है l, तो ए लेंथ निकाल के तो क्या ये एंगल थीटा हम लोग चाहे इस थीटा का साइन निकालना हो या इस थीटा का कॉस निकालना हो या इस थीटा का टेन निकालना हो, आपको लगता है कि रेडीमेड थीटा ही ऑलवेज दिया रहेगा? ऐसे भी तो दिया जा सकता है। करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एट द टाइम ऑफ रिलीज, देखिए भाई आज से कौन सा ईयर है? 2020। सॉरी। तो आज से 18 साल पहले क्वेश्चन मुझसे फर्स्ट टाइम में नहीं बना था, लेकिन सेकेंड टाइम बन गया था क्योंकि मैं सर्कुलर मोशन पढ़ने के बाद एक क्वेश्चन बना रहा था तो क्लिक कर गया था। तो एक्चुअल में एट द टाइम ऑफ रिलीज इसका स्पीड क्या रहेगा? जैसे रिलीज का मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ना। यस। तो एक हो गया टेंशन mg और कौन सा फोर्स? Fe। करेक्ट। और कोई फोर्स है?
और कोई फोर्स, और एफी निकाल लेंगे। एफी का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, के क्यू स्क्वायर बाई डी स्क्वायर। मैं सपोज कर लूंगा कि ऑल ऑफ यू आर वेरी हार्ड वर्किंग, आप इसका वैल्यू निकाल लेंगे घर पे, करेक्ट, और एमजी भी निकाल लीजिएगा। अब पहला क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन वन ऑफ द चार्ज पार्टिकल, चार्ज बॉल। तो इस इलेक्ट्रिक फोर्स को मुझे निकालने का रिक्वायरमेंट है या आप लोग निकाल लेंगे? तो एक 22 का फर्स्ट पार्ट, ए पार्ट को छोड़ दें। ओके, अब पार्ट बी में आते हैं। द कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स ऑन इट एलोंग एंड परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग। क्वेश्चन बोला गया है कि स्ट्रिंग के एलोंग और परपेंडिकुलर, एलोंग एंड परपेंडिकुलर रिजल्टेंट फोर्स का वैल्यू बताना है। तो एक्चुअल में कंपोनेंट ऑफ ऑल फोर्सेस टुवार्ड्स द सेंटर। तो खुद बोलिए कि जब रिलीज करेंगे, स्टूडेंट जब रिलीज करेंगे तो इस बॉल का जो ट्रैजेक्टरी रहेगा मोशन का, वो ट्रैजेक्टरी कैसा रहेगा? तो भैया ये ट्रैजेक्टरी रहेगा सर्कुलर मोशन, करेक्ट। और एनी पार्टिकल मूविंग इन ए सर्किल, द नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन टुवर्ड द सेंटर। ये भी सही है। और एक्सेलरेशन टुवर्ड द सेंटर में तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है, वी स्क्वायर बाई आर। क्या होता है? तो मैंने क्या लिखा, कंपोनेंट ऑफ ऑल फोर्सेस टुवर्ड द सेंटर इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है। और भी क्या है, 0। क्या है? इसका मतलब है कि रिजल्टेंट फोर्स और कंपोनेंट ऑफ ऑल फोर्सेस टुवर्ड द सेंटर, तो कंपोनेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस टुवर्ड द सेंटर आपको नहीं लगता कि स्ट्रिंग के अलोंग है? कंपोनेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस टुवर्ड द सेंटर बोले या अलोंग द स्ट्रिंग बोले, डिफरेंट रहेगा या सेम रहेगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिफरेंट रहेगा या सेम रहेगा? सेम रहेगा। तो आपको लगता है बिना कैलकुलेशन का आपका आंसर आ गया। रिजल्टेंट फोर्स अलोंग द स्ट्रिंग का वैल्यू क्या होना चाहिए, जस्ट आफ्टर द रिलीज 0 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सारा कंपोनेंट को टुवर्ड द सेंटर रिजॉल्व करेंगे जस्ट आफ्टर द रिलीज। तो जस्ट आफ्टर द रिलीज तो उस टाइम पे तो स्पीड पार्टिकल का क्या था, 0 था, करेक्ट। तो ए आंसर हो गया 0। तो कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स अलोंग द स्ट्रिंग का आंसर देखिएगा, आंसर में 0 मिलेगा। और यही वैल्यू मुझे आज से 18 साल पहले मुझे फर्स्ट टाइम मिस्टेक हुआ था, नहीं आता था, फिर क्लिक किया, ओके जस्ट आफ्टर रिलीज स्पीड तो 0 रहेगा, तो इसका सेंट्रीपिटल एक्शन तो 0 होगा, तो ए टर्म क्या हो जाएगा, राइट हैंड टर्म 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये पूरा टर्म क्या रहेगा, 0 रहेगा। राइट हैंड टर्म 0, राइट हैंड साइड 0, तो लेफ्ट हैंड साइड भी सम क्या रहेगा, 0 रहेगा। लेकिन फिर भी यहां से कुछ हम लोग को एडवांटेज मिलेगा। आंसर तो आ ही गया, रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेज अलोंग द स्ट्रिंग इक्वल टू व्हाट, 0। तो कौन कौन सा स्टूडेंट है जिनका ये माइंड में क्लिक किया था कि अलोंग द स्ट्रिंग का वैल्यू 0 रहेगा? आप में से एनीवन? चलिए, तो कंपोनेंट ऑफ ऑल द फोर्सेज टुवर्ड द सेंटर में कौन कौन सा रहेगा? टी का कंपोनेंट टुवर्ड द सेंटर क्या होगा, टी कॉस 0, करेक्ट। और ए एंगल थीटा, तो ए एंगल भी थीटा, तो ए एंगल कितना, तो टुवर्ड द सेंटर बोल सकते हैं माइनस एम जी कॉस थीटा डायरेक्टली। और जिनको भी वेक्टर में कंपोनेंट ब्रेक नहीं करने आता है, न्यू स्टूडेंट अगर हैं, तो काइंडली मेरे वेक्टर का लेक्चर को फॉलो कीजिएगा। और मैं ग्रुप में डालते, ओल्ड स्टूडेंट मैं ग्रुप में वेक्टर का भी लेक्चर डालूंगा, आप लोग सिंपली इग्नोर कर दीजिएगा।
अगर लगता है कि हाँ ठीक है एक बार रिवीजन कर देख लीजिए, बट वो न्यू स्टूडेंट के लिए डाल देंगे, क्योंकि न्यू स्टूडेंट में इट माइट भी हो सकता है कि 90% स्टूडेंट को वेक्टर का सही से कंपोनेंट ब्रेक नहीं करने आता है, जो कि पूरे फिजिक्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो टी माइनस एम जी कॉस थीटा, एफ ई का ए एंगल कितना, ए थीटा तो 90 माइनस थीटा, तो ए कितना हो जाएगा 90 प्लस थीटा। तो एफ ई का कंपोनेंट कितना हो जाएगा, एफ ई कॉस 90 प्लस थीटा, एफ ई कॉस 90 प्लस थीटा इक्वल टू व्हाट। और इन सब का वैल्यू कितना का बराबर, जल्दी से 0। और क्वेश्चन में शायद किसी पार्ट में निकालना ये भी था, टेंशन इन द स्ट्रिंग, ये भी तो निकालना था, टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो स्टूडेंट देखिए कितना बढ़िया आपका लाइफ हो गया, क्या यहां से टेंशन निकाल लीजिएगा। रिजल्टेंट फोर्स का वैल्यू अलोंग द स्ट्रिंग का वैल्यू हो गया 0। तो अब इसी का मैं एडवांटेज ले लिया कि दिस इक्वल टू 0। तो t इक्वल टू व्हाट, एम जी कॉस थीटा प्लस एफ ई साइन थीटा। आपको राइट हैंड साइड में कोई भी ऐसा टर्म जो कि आपको वैल्यू पता नहीं है, m का वैल्यू दिया हुआ है, g का वैल्यू आप जानते ही हैं, थीटा दिया हुआ है, थीटा भी दिया हुआ था, एफ ई का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो क्या टेंशन निकाल लीजिएगा, जो कि 22 का सी क्वेश्चन था। तो 22 का ए बन गया और 22 का बी का आधा बना के रेडी हैं, नेट फोर्स अलोंग द स्ट्रिंग, और सी भी बन गया, करेक्ट। अब हम लोग डी में आते हैं। देखिए कैलकुलेशन पार्ट ऐसे बोलिएगा तो मैं कैलकुलेट कर लूंगा, बट मेरा रिक्वेस्ट है क्या है घर पे आप खुद कैलकुलेट कर लेंगे, तो मेरा थोड़ा 2 मिनट टाइम बच जाएगा, एक कैलकुलेशन हो जाएगा आप लोग से। ओके अब एक क्वेश्चन है, द एक्सीलरेशन ऑफ वन ऑफ द बॉल, एक्सीलरेशन ऑफ वन ऑफ द बॉल, करेक्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिलने के लिए फिर से बी में आइए। देखिए क्वेश्चन नंबर, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 से 34 तक 10 क्वेश्चन या 12 क्वेश्चन मैं लूंगा, और वो 10 to 12 क्वेश्चन वैसा क्वेश्चन लूंगा जिससे पक्का आपको कंफ्यूजन होता। तो मुझे पहले से ही पता कि आपको कहां पे डाउट होगा, वो क्वेश्चन मैं सॉल्व कर दूंगा, फिर आप 1 to 34 सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। ओके नाउ कम टू द पॉइंट। इस स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर तो आप लोग ये बोलिए कि एनी पार्टिकल मूविंग इन ए सर्किल, कोई पार्टिकल सर्किल में मूव कर रहा है, तो हम लोग 2 टाइप का एक्सेशन डिफाइन किए थे, करेक्ट, याद है, सेंट्रीपिटल एंड टेंजेंशियल। इन सिमिलर फैशन एक्चुअल में जैसे ही वन ऑफ द पार्टिकल को अगर रिलीज करते हैं तो ये भी तो सर्कल का ट्रेजेक्टरी को ही फॉलो करेगा। तो इसमें भी 2 एक्सेशन होना चाहिए था, एक टुवार्ड द सेंटर और एक होना चाहिए था अलोंग द टेंजेंट। बट टुवार्ड द सेंटर एक्सेशन क्या है, जस्ट आफ्टर द रिलीज 0। तो अगर एक्सेशन होगा भी तो टुवार्ड द सेंटर होगा या अलोंग द टेंजेंट होगा, बोलिए फास्ट। और ए एंगल कितना, रेडियस पे टेंजेंट परपेंडिकुलर होता है, हम लोग 9th या 10th में पढ़े थे सर्कल में, नहीं। तो सारे फोर्स कंपोनेंट को टुवार्ड द सेंटर अगर रिजॉल्व करते हैं तो एक तो फोर्स हो गया mg, एक फोर्स हो गया टेंशन, और एक फोर्स हो गया Fe। और ए एंगल पता है, और मुझे इसके
इसके अलॉन्ग सारे फोर्स का कंपोनेंट को ब्रेक करना है। तो बोलिए टेंशन का कंपोनेंट कितना हो जाएगा स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर। तो स्ट्रिंग का परपेंडिकुलर टेंशन का कंपोनेंट कितना 0 T cos 90। और ए एंगल कितना है थीटा। तो ए एंगल थीटा है तो ए एंगल कितना होगा 90 माइनस थीटा। और ए एंगल कितना है 90 माइनस थीटा। तो अब देख लीजिए और तब इस डायरेक्शन के साथ हम लोग कंपोनेंट ब्रेक कर रहे हैं स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर। तो दिस इज माय रिक्वायर्ड डायरेक्शन। तो इस रिक्वायर्ड डायरेक्शन के साथ टेंशन का एंगल 90 बन गया, एमजी का एंगल 90 माइनस थीटा बन गया। एफई का एंगल क्या बनेगा तो एफई का एंगल तो ए 90 माइनस थीटा, ए थीटा ए 90 माइनस थीटा। तो हाउ मच तो 180 दिस प्लस दिस। वेरी गुड। इसका मतलब हो गया नेट फोर्स टुवार्ड्स नेट फोर्स परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग हो जाएगा mg cos 90 माइनस थीटा प्लस fe cos 180 माइनस थीटा और इक्वल टू व्हाट मास इनटू एक्सेलरेशन। और इस एक्सेलरेशन का नाम क्या रहेगा सेंट्रीपिटल या टेंजेंशियल। क्या रहेगा टेंजेंशियल। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन अब यहां देखिएगा क्वेश्चन बी का सेकेंड पार्ट क्या था निकालना था। क्वेश्चन बी का सेकेंड पार्ट निकालना था नेट फोर्स परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग। तो ए जो वैल्यू है लेफ्ट हैंड साइड में दिस इज द पार्ट ऑफ क्वेश्चन 22 का बी का सेकेंड पार्ट करेक्ट। तो इसका घर पे नहीं निकाल लेंगे। आपको एम पता है, जी पता है, थीटा पता है और एफी पता है। तो लेफ्ट हैंड साइड का जो क्वांटिटी निकाल रहे हैं दिस इज द आंसर ऑफ कोर्स 22 का बी का सेकेंड पार्ट। हो जाएगा। सब लोग सुन पा रहे हैं मुझे ओके। अब 22 का यहां पे सेकेंड पार्ट निकल गया था क्या यहां से। अब एक पार्ट था कौन सा एक पार्ट है 22 का डी पार्ट। तो डी में आपको निकालना था एक्सेलरेशन। तो एनी पार्टिकल मूविंग इन सर्किल तो मोटा मोटी हम लोग दो एक्सेलरेशन को ज्यादा ध्यान में रखते हैं, एक सेंट्रीपिटल एक टेंजेंशियल। तो सेंट्रीपिटल हो गया 0 तो बचा कौन सा टेंजेंशियल। तो दिस इक्वल टू व्हाट mg साइन थीटा और माइनस fe cos थीटा और डिवाइडेड बाई m। कैलकुलेशन आप खुद से कर लेंगे। ओके तो मुझे लगता था कि यह बढ़िया क्वेश्चन था। आप लोगों को क्या लगा तो एक क्वेश्चन नंबर 22 तो मैं ए 22 का कंप्लीट आपके साथ पास सॉल्यूशन रख दिया। तो आई थिंक कि आप लोग घर पे इसको दोबारा बहुत बढ़िया से बनाइएगा फेयर करके। सोचिए कि अच्छी प्रकार का सॉल्यूशन कर रहे हैं और एक बढ़िया क्वेश्चन है और होपफुली इसका हर एक पहलू पे मैंने बात कर लिया। अब लास्ट कंक्लूजन समझ में आ गया ओके। तो इसी बात पे क्वेश्चन नंबर 23 लेते हैं। 23 पढ़िए। चलिए आप लोग ये बोलिए कि इसका मतलब क्या होता है। ऐसे मुझे भी नहीं पता है, कुछ होता होगा बस इतना ही पता है कि कुछ होता होगा
बहुत सारा क्वेश्चन में मैं यही काम कर लिया हूं, कुछ होता होगा। चलिए, टू आइडेंटिकल बॉल, यही सोचेंगे, आर चार्ज्ड बाई रबिंग अगेंस्ट ईच अदर, करेक्ट। They are suspended from a horizontal rod through to a string of length 20 centimeter. The separation between the suspension point being 5 centimeter. In equilibrium, the separation between the ball is 3 centimeter. Then find the mass of each ball and the tension in the string. The charge on each ball has a magnitude of this one. तो देखिए, क्वेश्चन ए है, क्या बोल रहे थे, कौन सा बॉल, पिथ बॉल, उसका मतलब ओके। तो एक्चुअल में मान लेते हैं कि ऐसे माने कि टू न्यूट्रल बॉल है, कोई भी टू न्यूट्रल बॉडी है, और दोनों को एक दूसरे के अगेंस्ट अगर रब करते हैं और तब दोनों में एक दूसरे से चार्ज का ट्रांसफर होता है, तो आपको नहीं लगता है कि जितना इस एक पे, किसी एक पे निगेटिव रहेगा, किसी एक पे पॉजिटिव रहेगा और मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, हाँ या ना। बॉल रबिंग अगेंस्ट ईच अदर और देयर इज ए ट्रांसफर ऑफ चार्ज फ्रॉम वन टू अनदर, देन इनिशियली बोथ आर जीरो चार्ज। अगर चार्ज का ट्रांसफर होता है तो हर प्रोसेस में कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होना चाहिए। इसका मतलब है कि रब करने के बाद जब एक दूसरे पे चार्ज का ट्रांसफर हुआ तो अभी भी तो सम ऑफ चार्ज जीरो होना चाहिए। इसका मतलब अगर जितना इस एक पे पॉजिटिव रहेगा उतना ही दूसरे पे क्या रहेगा, निगेटिव रहेगा। सही है, आप लोग बोला कीजिएगा, ठीक है। चलिए, बोले थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ते रहता है टीचर का। और क्वेश्चन में बोला गया है कि दोनों का पॉइंट ऑफ सस्पेंशन सेम नहीं है, ठीक है। पॉइंट ऑफ सस्पेंशन अलग अलग है और इस पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के बीच में कितना सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, 5 सेंटीमीटर। और जब रब किए हैं तो किसी एक पे अगर निगेटिव रहा होगा तो उतना ही उस दूसरे पे क्या रहा होगा, पॉजिटिव। तो अब क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा या अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो आपको नहीं लगता कि अट्रैक्ट करने के बाद एक दूसरे के पास आएगा। तो फाइनल सिचुएशन ये बोला गया है, ये बोलना चाह रहे हैं, लेकिन अगर अट्रैक्ट करेगा तो अनसिमेट्रिकल अट्रैक्शन या सिमेट्रिकल अट्रैक्शन रहेगा, सिमेट्रिकल अट्रैक्शन रहेगा ना। ऐसा तो नहीं हो कि ये ज़्यादा पास आ गया, ये कम पास आया, दोनों पे मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स डिफरेंट रहेगा, सेम रहेगा। और दोनों का मास भी सेम है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स भी सेम है और मास भी सेम है। तो मुझे ऐसा फील होता है कि दोनों इस पॉइंट से जहां इनिशियली था उससे सिमेट्रिकली आएगा। तो अब डिस्टेंस कितना सेंटीमीटर हो गया इसके बीच में, 3 सेंटीमीटर था, कितना 5 सेंटीमीटर, तो बचा कितना 2 सेंटीमीटर। तो ये कितना सेंटीमीटर रहा होगा, एग्री कर रहे हैं, ठीक है। और ए लेंथ दिया हुआ है, देखिए तो पढ़िए तो क्वेश्चन में, ओके। तो अब क्वेश्चन को और हम लोग को निकालना क्या है, क्वेश्चन बना रहे हैं और पता ही नहीं निकालना क्या है। क्या निकालना है, टेंशन इन द मास एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो मास भी निकालना है और टेंशन भी निकालना है, मतलब 2 अननोन हो गया ना। अब 2 अननोन के लिए एटलीस्ट कितना इक्वेशन का हम लोग का रिक्वायरमेंट होगा, 2। अच्छा बताइए स्टूडेंट, थीटा पता है आप लोग को, वेरी गुड। देखिए ऐसे तो सब बच्चा टाइप का प्रॉब्लम है, उसी का मैं एक्टिंग कर रहा हूं, ठीक है। ये हो गया mg, ये कौन सा,
Fe फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और एक कौन सा रहेगा, टेंशन। सब लोग समझ रहे हैं? चिन्मय, ओके। देवव्रत, आज एब्सेंट हैं? तो ओके, सारे फोर्स का कंपोनेंट अपवर्ड डायरेक्शन में रिजॉल्व कर लेना है। तो क्या हो जाएगा, टी कॉस थीटा, टी का कंपोनेंट टी कॉस थीटा और एम जी का कंपोनेंट अपवर्ड डायरेक्शन एम जी या माइनस एम जी इक्वल टू 0, देन टी कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो गया, एम जी। एक इक्वेशन मिल गया। और सारे फोर्स के कंपोनेंट को राइटवर्ड डायरेक्शन में रिजॉल्व कर लीजिए। तो सारे फोर्स के कंपोनेंट को राइटवर्ड डायरेक्शन में, और किसी एक बॉल पे अगर हम लोग इक्विलिब्रियम सोच लिए तो दूसरे बॉल पे भी तो वही बात रहेगा। तो सारे फोर्स का कंपोनेंट को अगर राइटवर्ड डायरेक्शन में कंपोनेंट ब्रेक करते हैं तो टी का कंपोनेंट राइटवर्ड डायरेक्शन में क्या रहेगा, एंगल 90 माइनस थीटा ना। तो टी कॉस 90 माइनस थीटा मतलब टी साइन थीटा। एम जी का कंपोनेंट इन राइटवर्ड डायरेक्शन क्या हो जाएगा, 0, और एफ ई का कंपोनेंट इन राइटवर्ड डायरेक्शन एफ ई कॉस 180 मतलब माइनस एफ ई, करेक्ट। तो टी कॉस थीटा माइनस एफ ई इक्वल टू व्हाट, 0, मतलब टी साइन थीटा इक्वल टू हो गया एफ ई। तो फर्स्ट और सेकंड, तो इक्वेशन सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दीजिए तो क्या मिल जाएगा, tan थीटा इक्वल टू एफ ई बाई एम जी। क्या यहां से m निकाल लेंगे, तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ ई बाई जी tan थीटा। बट स्टूडेंट बी केयरफुल, वी आर वेरी, ऑल ऑफ यू आर वेरी वाइज स्टूडेंट, पुट द वैल्यू विथ प्रॉपर क्या साइन यूनिट। एफ ई का सारा यूनिट सही से लीजिएगा, ठीक है, तभी मास केजी में आएगा, नहीं तो मास केजी में नहीं आएगा। समझ रहे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? कुछ लोग तो कसम खा लिए हैं कि सर आप कुछ भी बोलिए कभी हाँ या ना नहीं बोलेंगे, मतलब आप ऑलवेज राइट हैं, सर इज ऑलवेज राइट। ओके, यहां से m निकल जाएगा तो एक काम कीजिए, m यहां से निकल गया तो यहां पे m का वैल्यू पुट कर दीजिएगा तो t निकल जाएगा। तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम जी बाई कॉस थीटा। एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो एक काम कीजिए कि आप लोग 10 मिनट में जाकर चाय वगैरह पीकर रेडी हो जाइए। किसके लिए, केमिकल काइनेटिक्स के लिए।